हेलो स्टूडेंट, आज हम विशेषण पढ़ेंगे। अध्याय 10। विशेषण आप समझते हैं क्या होता है? विशेषण यानी जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, किसी भी संज्ञावाची शब्द का, किसी भी संज्ञा शब्द का या किसी भी सर्वनाम का जो विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिया है संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, तो यही विशेषण है। जैसे शरारती बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे शरारती शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? बच्चों के लिए। तो ये बच्चों की विशेषता हो गई, यानी ये शरारती जो है विशेषण का कार्य कर रहा है। फिर बाग में कुछ फूल खिले हैं, ये भी विशेषण है फूल का। कुछ फूल खिले हैं। ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, तो ये ऐतिहासिक शब्द इमारत ताजमहल का विशेषण हो गया, इमारत का। काला घोड़ा गिर पड़ा, घोड़े का विशेषण क्या है कि विशेषता कि वह काला है, उसका रंग काला है। वह लड़का पढ़ रहा है, यहाँ पे वह लड़का पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा अगर होता तो यहाँ पे ये वह सर्वनाम शब्द होता, लेकिन वह लड़का पढ़ रहा है, इसकी वजह से यह सर्वनामिक विशेषण शब्द है। वह ये सर्वनाम ना होकर सर्वनामिक विशेषण है। मैं 50 किलो का हूँ, यहाँ पे 50 किलो यानी मात्रा बताई जा रही है, अपना नाप तौल बताया जा रहा है, तो ये 50 किलो विशेषण शब्द है। उपर्युक्त वाक्यों में शरारती, काला, कुछ, वह, ऐतिहासिक तथा 50 किलो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये सभी शब्द विशेषण हैं। फिर आप देखिए विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। अर्थात ये जो शब्द हैं काला, वह, 50 किलो, शरारती, कुछ, ऐतिहासिक, बहुत सुंदर, खराब, अच्छा, बुरा, ये सारे विशेषण जो हैं ये जिसके बारे में ये सब कुछ बताते हैं, यानी वो संज्ञा और सब सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही हो वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे आपने जो एग्जाम्पल देखे बच्चे, इसमें शरारती बच्चे, तो बच्चे यहाँ विशेष्य, शरारती तो विशेषण था, बच्चे विशेष्य हो गए। कुछ फूल, तो कुछ विशेषण था, यहाँ पे फूल विशेष्य हो गया। ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक विशेषण है, इमारत यहाँ पे विशेष्य हो गया। काला घोड़ा, यहाँ पे घोड़ा विशेष्य है। वह लड़का, तो यहाँ पे वह विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण, और लड़का यहाँ पे विशेष्य है। मैं 50 किलो का हूँ, यहाँ पे मैं विशेष्य हो गया। तो इस तरह से उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण शब्द क्रमशः बच्चे, घोड़े, फूल, लड़के, इमारत तथा मैं शब्दों में विशेषता प्रकट कर रहे हैं, मैं शब्दों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द विशेष्य हैं। तो यहाँ पे ये सारे शब्द विशेष्य हो गए। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण यानी अभी मैंने जैसे आपको यहाँ बताया वह लड़का पढ़ रहा है, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आते हों या किसी सर्वनाम शब्द के बाद अगर संज्ञा शब्द आता है तो वह सर्वनाम न होकर के सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो यह यहाँ पे ये अक्सर यह सर्वनामिक विशेषण जो है संज्ञा की तरफ या संकेत करते हैं, इसी वजह से इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो इनका नाम है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। फिर 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण देखेंगे।
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार तथा दशा आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, यानी उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, उनके अंदर क्या गुण है, विशेषताएं किस चीज़ के बारे में बताई जाती हैं, उनके गुणों के बारे में, अवगुणों के बारे में, जैसे वह बहुत अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पे बुद्धिमान शब्द जो है विशेषता किसी सर्वनाम की बता रहा है या किसी संज्ञा की बता रहा है। रमेश बहुत बुद्धिमान है, तो ये उसका गुण हो गया। अगर हम कहते हैं कि वह बेवकूफ़ है, तो वो क्या हो गया, उसका दोष हो गया। तो यहाँ पे जो विशेषण होते हैं गुणवाचक, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो गुण बताते हैं, उनका नाम है गुणवाचक विशेषण, लेकिन वो गुण के साथ साथ दोष बताने वाले शब्द भी होते हैं। रंग, आकार, दशा, स्थिति आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, विनायक अच्छा लड़का है, सुनैना ने हरी साड़ी पहनी है, मैं मीठा अमरूद खा रहा हूँ। ये सब गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ आपने देखा विशेषण के जो भेद हैं, तो हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ रहे थे। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, अवगुण, दिशा, स्थिति, रंग, आकार, दिशा, समय तथा स्थान का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा कोट काला है, मेरा भाई बुद्धिमान है, कोमल मधुर स्वर में गाती है। इन वाक्यों में काला, बुद्धिमान तथा मधुर शब्द गुणवाचक हैं। ये काला जो है कोट की विशेषता बता रहा है, मधुर जो है स्वर की विशेषता बता रहा है, और उस भाई की विशेषता क्या है कि वह बुद्धिमान है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। ये जिन शब्दों का हम गुणवाचक विशेषण में प्रयोग करते हैं वो शब्द हैं। गुण और दोष बताने वाले विशेषण कौन कौन से होते हैं? अच्छा, बुरा, क्रोधी, विनम्र, दयालु, मधुर, अभिमानी आदि। ये क्या हैं? ये गुणवाचक विशेषण हैं। इसके अलावा आकार से संबंधित जो होते हैं, लंबा, चौड़ा, चौकोर, गोल आदि, ये गुणवाचक विशेषण ये आकार बताते हैं। रंग रूप के आधार पर, जैसे पहले रंग आप देखिए, लाल, पीला, नीला, बैगनी, सुनहरा, काला, हरा, इस तरह का रंगवाचक। रूपवाचक जो होता है, गोरा, आकर्षक, सुंदर, खूबसूरत, ये रूपवाचक विशेषण हो गया। कालवाचक नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक आदि। दिशावाचक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी। स्पर्शवाचक जो स्पर्श करने पे जो एहसास होता है कि यह कैसा है, स्पर्श से जो अनुभव प्राप्त होता है उसको हम स्पर्श में रखते हैं गुणवाचक विशेषण में। खुरदुरा, मुलायम, कोमल, नरम, ये स्पर्श करने पे हमें पता भाव आने वाले भाव के विशेषण शब्द होते हैं। अब आपने देखा गुणवाचक विशेषण की पहचान करने के लिए संज्ञा के साथ कैसा कैसी लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम स्पर्शवाचक को अगर हमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा, तो मैंने कहा नरम गद्दा। अब आपको समझ में नहीं आया कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो आप क्वेश्चन करेंगे, संज्ञा के साथ क्या शब्द लगाएंगे, कैसा, कैसी, क्या ऐसे लगाएंगे, तो आप सोचेंगे कैसा गद्दा। जब आपको आंसर क्या मिलेगा? नरम गद्दा, तो ये आप समझ जाएंगे कि ये नरम गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। कैसा कैसी लगाकर प्रश्न किया जाता है इसको विशेषण की पहचान करने के लिए। दूसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? परिमाण का अर्थ है माप, तौल, यानी जिस चीज़ को हम संख्या में नहीं गिन सकते हैं उसका हम माप लेते हैं, तौल करते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की मात्रा,
अथवा परिमाण या नापतोल का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह साड़ी 5 मीटर लंबी है, तो ये 5 मीटर क्या है, यह विशेषण शब्द है, साड़ी का विशेषण है यह। बाजार से 3 लीटर दूध ले आओ, 3 लीटर परिमाणवाचक है। घर में 1 किलो सब्जी लगती है, यहाँ 1 किलो परिमाणवाचक शब्द है। उपर्युक्त वाक्यों में 5 मीटर, 3 लीटर, 1 किलो शब्द से संज्ञा शब्दों की माप मालूम पड़ती है, अतः इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, जैसे अभी हमने जितने एग्जाम्पल देखे 5 मीटर, 1 किलो, 3 लीटर, ये सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण थे। सब में एक निश्चित माप तोल या परिमाण बताया गया था कि यह चीज़ इतना है या इतना चाहिए, इतना होगा। तो ये निश्चित के उदाहरण थे। जैसे जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा सर्वनाम शब्दों की माप तौल निश्चित हो सके वे उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे भाई ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। अकबर ने 5 कुंतल चावलों का मूल्य मालूम किया। यहाँ पे 5 कुंतल, 2 मीटर, यानी परिमाण निश्चित है, नाप और माप दोनों निश्चित है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब आप देखेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें परिमाण तो होता है लेकिन वो निश्चित नहीं होता। जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द की निश्चित माप तौल नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दाल में पानी कम है। अब यहाँ पे कम है लेकिन कितना कम है, अगर यहाँ पे होता है 1 पाव, आधा लीटर, 100 ml, 200 ml, तो ये निश्चित परिमाणवाचक होता है। लेकिन पानी सिर्फ कम है, तो कम से आपको मात्रा का पता नहीं चल रहा है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। वह बाजार से थोड़े खाने का सामान लाया। थोड़ा खाने का यानी अभी आपने देखा 5 कुंतल, ये ऐसा शब्द नहीं है, यहाँ थोड़ा इस्तेमाल किया गया है, तो थोड़ा क्या है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे हम कहते हैं हम कुछ किलोमीटर पैदल गए, या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं सैकड़ों किलोमीटर की दूरी। ये भी देखिए सैकड़ों शब्द जो है निश्चित है, लेकिन ये भी अनिश्चित है, इसमें निश्चितता नहीं है। सैकड़ों में उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये अनिश्चित संख्यावाची या अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द होते हैं। इसके आगे है संख्यावाचक। यहाँ देखिए दाल में पानी कम है, वह बाजार से थोड़ा खाने का सामान लाया। यहाँ उपर्युक्त वाक्यों में कम तथा थोड़ा अनिश्चित माप तौल है। ये कोई निश्चित माप नहीं है, माप तौल तो बताया जा रहा है लेकिन अनिश्चित है, अतः इन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो तीसरा हमारा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक सेम जो परिमाणवाचक विशेषण आपने पढ़ा उसी तरह का होता है, बशर्ते इसमें संख्या होती है। जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे मात्रा और माप नहीं होता है, सिर्फ संख्या बताई जाती है। मैंने आपको परिमाणवाचक पढ़ाते समय बताया कि जिन संज्ञा और सर्वनामों को हम संख्या में नहीं रख सकते हैं, जिनकी संख्या नहीं निश्चित होती है, उनके लिए हम माप तोल अर्थात परिमाण का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिनकी संख्या निश्चित होती है उनके लिए हम संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे धैर्य 5वीं कक्षा में पढ़ती है, माह में 4 सप्ताह होते हैं, या मेरी कक्षा 3री मंजिल पे है। इस तरह के जो संख्यावाची शब्द होते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में 5वीं तथा 4 शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं।
जिस तरह से परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार आपने देखा, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, उसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित है: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वही चीजें दोहराई जाती हैं जो परिमाणवाचक में है, सिर्फ अंतर क्या होता है, इसमें संख्या की बात होती है, उसमें परिमाण की बात होती है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्यालय में 400 कुर्सियां हैं, ये 400 कुर्सियां की जो गिनती है, जो गणना है, ये निश्चित है कि इतनी कुर्सियां हैं, कम ज़्यादा नहीं। वर्ष में 365 दिन होते हैं तो वर्ष में 365 दिन ही होते हैं, ये निश्चित संख्या है, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है। उपर्युक्त वाक्यों में 400 तथा 365 निश्चित संख्याएं हैं, अतः यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रमबोधक, समुदाय बोधक, गणना बोधक, आवृत्ति बोधक। क्रम बोधक क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बताया, तीसरी मंजिल, दूसरा सप्ताह, 5वीं लाइन, इस तरह से ये क्रम बोधक है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये क्या है? ये क्रम बोधक। क्रम को पहली लाइन, दूसरा लड़का, तीसरी मंजिल, चौथा प्रश्न, ये क्रम बोधक होते हैं। समुदाय बोधक में क्या होता है? जिसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समुदाय का ज्ञान हो। जैसे दोनों बोरियां, तीनों बच्चे, चारों पक्षी, पांचों बच्चे, इस तरह के जो समुदाय का ज्ञान जिनसे होता है वो समुदाय बोधक कहलाते हैं। गणना बोधक में सीधे संख्या बताई जाती है, 1 2 3 4 5 10 20 2 365 400 500, इस तरह से ये गणना बोधक होता है जिसमें ठीक ठीक सीधी सीधी गणना बताई जाती है। आवृत्ति बोधक, जिसमें किसी चीज की आवृत्ति हो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना आदि, ये आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक का दूसरा हम पढ़ेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मेरे घर के उत्सव में बहुत से लोग आए हैं, यहाँ बहुत से लोग, कुछ बच्चे, इनसे संख्या का निश्चित ज्ञान न होकर के अनिश्चित ज्ञान हो रहा है, अतः उपयुक्त वाक्यों में कुछ तथा बहुत से शब्दों में अनिश्चितता ज्ञात हो रही है, अतः इन शब्दों में ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। अब आप यहाँ देखेंगे संख्यावाचक व परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। जो वस्तुएं गिनी जा सकती हैं उनके लिए संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, परंतु जिन वस्तुओं को मापा तौला जाता है उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे संख्यावाचक विशेषण, बाजार से 2 दर्जन केले ले आओ। परिमाणवाचक, भिखारी को थोड़ा आटा दे दो। तो ये संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर। परिमाणवाचक का में जो वस्तुएं हो जिनको गिना नहीं जा सकता उनके लिए परिमाणवाचक का प्रयोग होता है, और जिनको गिना जा सकता है, जो गणनावाचक शब्द होते हैं, उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे चौथा, यानी सर्वनामिक विशेषण। कभी कभी सर्वनाम शब्द भी विशेषण का कार्य करने लगते हैं, अतः विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम किसी संज्ञा से ठीक पहले या उसके बाद में आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया, सर्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द या सर्वनाम पद विशेषण का कार्य करने लगते हैं। कैसे करते हैं विशेषण का कार्य? जब सर्वनाम शब्द के बाद संज्ञा शब्द भी हो, ठीक संज्ञा शब्द के पहले या संज्ञा शब्द के बाद अगर सर्वनाम शब्द हो और वो संज्ञा की तरफ संकेत करता हो,
तो वह सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। देखिए, ये सर्वनाम किसी संज्ञा से ठीक पहले या उसके बाद में आकर उसकी ओर संकेत करते हैं। अर्थात वे सर्वनामिक शब्द जो होते हैं, सर्वनाम शब्द, वे या तो संज्ञा के ठीक पहले होते हैं या ठीक बाद में, लेकिन उनका संकेत हमेशा संज्ञा की तरफ ही रहता है। इसी संकेत के कारण इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे वह, यह, वह, कोई, किसी आदि। आप ये सर्वनामिक शब्द जानते ही हैं। तो ये जब संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं सर्वनामिक विशेषण में बदल जाते हैं। जैसे उस महिला ने फल खाए। यहाँ पे उस सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये महिला की तरफ संकेत कर रहा है, जो कि एक संज्ञा शब्द है। तो यह उस शब्द क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह सेब खट्टा है। यहाँ सेब खट्टा अगर रहता तो क्या होता? ये खट्टा विशेषण हो जाता सेब का, लेकिन यह सेब, सेब की तरफ इशारा किया जाता है, जा रहा है कि यह सेब, अतः यह संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में अंतर। आप देखेंगे सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में समान शब्द प्रयोग किए जाते हैं। यह, वह, इसे, उसे, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं और यही सर्वनामिक विशेषण के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, जिससे भ्रम हो सकता है। कभी कभी इससे बच्चों को भ्रम हो जाता है। इन शब्दों के प्रयोग से ही इनके अंतर को समझा जा सकता है। देखिए, ग्रामर में मैंने आपको बताया, चाहे वचन देखना हो, चाहे लिंग देखना हो, या फिर विशेषण देखना हो, क्रिया विशेषण देखना हो, जब भी आपको लगता है कि यह कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, या भ्रम हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उन शब्दों का प्रयोग करेंगे। प्रयोग से ही आपको अंतर किसी भी चीज़ का समझ में आता है। मैंने आपको संज्ञा पढ़ाते समय और वचन पढ़ाते समय, संज्ञा के विकारी तत्व पढ़ाते समय बताया था कि जब आप वाक्य प्रयोग करते हैं तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। जैसे कि आप जब लिखते हैं, अगर आपको लिखने में स्पेलिंग कन्फ्यूजन हो रही है कि ये इसकी स्पेलिंग ठीक ठीक है कि नहीं, तो आप अगर मुख से उच्चारण करेंगे उस शब्द को, तो आप बिल्कुल सही सही लिख पाएंगे। अन्यथा उच्चारण नहीं करेंगे, अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो आप सही से नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए हिंदी ग्रामर में उच्चारण और वाक्य प्रयोग, दो चीज़ आपके बहुत सोर्स होते हैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने को के। आपका आधार मिल जाता है कि हमको इस डाउट को कैसे क्लियर करना है। तो यहाँ पे देखिए, सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में समान शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जिससे भ्रम हो सकता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए इन शब्दों के प्रयोग से ही इनके अंतर को समझा जा सकता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? उन शब्दों का प्रयोग करेंगे वाक्यों में। जैसे वह बाजार से आम लाया। अब आप देखेंगे, वह बाजार से आम लाया, तो वह यहाँ पे सर्वनाम शब्द है, बाजार से आम ले आया है। तो आप इसके लिए क्वेश्चन करेंगे, कौन लाया? उत्तर होगा वह, यानी वह सर्वनाम के लिए। बाजार से आम कौन लाया? वह लाया, तो वह यहाँ पे सर्वनाम हो गया। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं, वह आम मुझे दे दो, तो यहाँ पे कहा जाएगा कौन सा आम? उत्तर होगा वह आम। यहाँ वह शब्द आम की विशेषता बता रहा है, अतः यह वह विशेषण का कार्य कर रहा है। वह शब्द यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? उसके लिए जिसने आम ले आया था, जो आम लेकर आया था उस व्यक्ति के लिए। यानी यहाँ पे इसकी संज्ञा नहीं मौजूद थी, जो आम लाया था उसकी संज्ञा। यहाँ पे आम के लिए वह शब्द प्रयोग किया जा रहा है, यानी वह आम। आम एक संज्ञा शब्द है, उसकी तरफ ये वह शब्द संकेत कर रहा है कि वह आम मुझे दो। तो यहाँ पे यह सर्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। कौन सा आम? उत्तर होगा वह आम। अतः यहाँ शब्द आम की विशेषता बता रहा है और वह विशेषण है।
तो ये आपको समझ में आ गया सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में अंतर कैसे समझा जाता है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, आप जानते हैं कोई एक विशेष सर्वनामिक शब्द है। कौन खटखटा रहा है, उत्तर होगा कोई, तो यहाँ पे सर्वनाम होगा कोई। कोई बच्चा दरवाजा खटखटा रहा है, यहाँ पे यह कोई सर्वनाम बच्चे की विशेषता बताने के कारण विशेषण है। इस प्रकार यदि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषताएं बताए तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और यदि संज्ञा के स्थान पर आए तो वे सर्वनाम कहलाते हैं। आप सर्वनाम की एक मुख्य विशेषता जानते हैं कि वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जब संज्ञा स्वयं मौजूद है तो उसके स्थान पे किसी का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है, वहाँ आप समझ जाएंगे। जहाँ संज्ञा स्वयं उपस्थित है वहाँ आप ये समझ लेंगे कि यहाँ सर्वनाम नहीं बल्कि सर्वनामिक विशेषण है। अब हम प्रविशेषण पढ़ेंगे। प्रविशेषण अर्थात विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, वो प्रविशेषण कहलाते हैं। अब निम्नलिखित वाक्य दिए हुए हैं आपके पुस्तक में, इसको ध्यान से पढ़िए। मोहन अत्यधिक बुद्धिमान है। यहाँ पे जो मोहन शब्द है वह बुद्धिमान उसका विशेषण है, लेकिन अत्यधिक बुद्धिमान। मोहन तो संज्ञा हो गया, उसकी विशेषता क्या हो गई, बुद्धिमान। लेकिन यहाँ पे जो शब्द दिया है अत्यधिक, यह क्या है, ये क्या हो गया, तो इसको ये आप प्रविशेषण के अंदर लाएंगे, क्योंकि अत्यधिक यानी यह बुद्धिमान की विशेषता बता रहा है। बुद्धिमान कितना है, अत्यधिक है, तो अत्यधिक जो है विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो यह प्रविशेषण हो गया। फिर यह उपवन अत्यंत सुंदर है। यहाँ पे सुंदर उपवन की विशेषता है, अत्यंत सुंदर यह सुंदरता की विशेषता आता है। यह अत्यंत शब्द प्रविशेषण हो गया। कृपया थोड़ी ठंडी खीर दे दो। थोड़ी ठंडी क्या है, खीर की विशेषता है, ठंडी खीर चाहिए, लेकिन थोड़ी यह ठंडी की विशेषता है, थोड़ी ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं। तो यहाँ पे ये प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। आज बहुत अधिक गर्मी है। आज बहुत अधिक गर्मी है, तो यहाँ पे अधिक गर्मी तो समझ में आ रहा है, अधिक विशेषण है, गर्मी विशेष है, लेकिन बहुत, ये बहुत प्रविशेषण है। यहाँ बुद्धिमान, सुंदर, ठंडी और अधिक शब्द विशेषण है। अत्यधिक, अत्यंत, थोड़ी और बहुत शब्द विशेषणों की विशेषता बताने के कारण प्रविशेषण है। अब हम देखेंगे आगे, जो वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषताएं बताए प्रविशेषण कहे जाते हैं या प्रविशेषण कहलाते हैं। अब हम विशेषण की तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण जैसे हर शब्द की तीन अवस्थाएं होती हैं, उसी तरह विशेषण की भी अवस्थाएं होती हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों तथा स्थानों की तुलना करके एक दूसरे से श्रेष्ठ या बुरा बताया जाता है, वहाँ तुलनात्मक विशेषणों का प्रयोग होता है। तुलना के आधार पर विशेषणों की तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो तुलना के आधार पे जो तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं, यानी दो या दो से अधिक वस्तुएं, दो वस्तुएं होती हैं तो भी तुलना की जाती है। जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, रमेश सुरेश से अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन हो गया। तो यहाँ पे बुद्धिमान जो विशेषता है उस कैसा है, सुरेश से अधिक है रमेश, तो ये उत्तरावस्था मानी जाती है। तो वही विशेषण की अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं इसलिए रखी गई हैं क्योंकि दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों तथा स्थानों की तुलना करके एक दूसरे से श्रेष्ठ या बुरा बताया जाता है, वहाँ तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग होता है। तुलना के आधार पर विशेषण की तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल अवस्था जो सामान्य ढंग से कोई विशेषता, किसी के बारे में एक विशेषता बता दी जाती है। उत्तरावस्था जो मैंने अभी बताया कि रमेश सुरेश से अधिक बुद्धिमान है, तो इसमें उत्तरावस्था की बात हो रही है। अगर मैं कहती हूँ कि रमेश पूरी कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है, तो ये
उत्तमावस्था होती है, यानी उत्तमावस्था यानी सर्वोत्तम, सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम, जो सबसे अच्छा हो। तो ये उत्तमावस्था या उत्तरावस्था में बुरा भी बताया जा सकता है, सबसे बुरा भी सबसे अच्छा भी, ये दोनों अवस्थाएं होती हैं। तो आइए पहले मूलावस्था देखते हैं। मूलावस्था, इस अवस्था में विशेषण अपने वास्तविक रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रचना प्रतिभाशाली है। उत्तरावस्था में क्या होता है, इसमें कंपेयर होता है, यानी इस अवस्था में विशेषण द्वारा दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच तुलना की जाती है। आर्यन राजीव की अपेक्षा अधिक समझदार है। अब देखिए, तत्सम शब्दों में उत्तरावस्था को प्रकट करने के लिए तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अभी जो हमने देखा, राजीव की अपेक्षा समझदार है या अधिक प्रतिभाशाली है, तो इस तरह के शब्द हम तद्भव शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि जब हम तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे मूल शब्द में तर और तम प्रत्यय लगाते हैं, तो उससे तीनों अवस्थाएं क्लियर हो जाती हैं। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। उत्तमावस्था में क्या होता है, इस अवस्था में विशेषण द्वारा किसी एक संज्ञा सर्वनाम की अन्य या दो से अधिक संज्ञा सर्वनाम शब्दों में तुलना के बाद किसी एक की श्रेष्ठता, सर्वोच्चता अभिव्यक्त की जाती है। जैसे पार्थ सबसे अधिक सुंदर है। तब यहाँ पे फिर वही बात है, तत्सम शब्दों में उत्तमावस्था को प्रकट करने के लिए तम प्रत्यय भी जोड़ा जाता है। यानी जब तत्सम शब्द होते हैं उसमें तर और तम प्रत्यय जोड़कर उत्तरावस्था और उत्तमावस्था निश्चित की जाती है। देखिए यहाँ पे कुछ प्रमुख विशेषण शब्दों की प्रचलित तीनों अवस्थाएं दी जा रही हैं। जैसे तीव्र शब्द है, मूलावस्था में तीव्र बुद्धि बालक आप कहेंगे, अगर मूलावस्था की बात हो रही है। अगर उत्तरावस्था की बात होगी तो कहेंगे रचना तुलिका से तीव्रतर बुद्धि रखती है। अगर हम पूरी क्लास की बात करेंगे तो कहेंगे रचना कक्षा में तीव्रतम बुद्धि वाली लड़की है। तो यहाँ पे तीव्रतर यानी दो लोगों के बीच जो तुलना की जाती है, तीव्रतम यानी इस पूरे समूह में या दो से अधिक लोगों में जब तुलना होती है। गुरु, गुरुतर, गुरुतम, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, स्थूल का स्थूलतर, स्थूलतम, प्रिय का प्रियतर, प्रियतम, स्वच्छ का स्वच्छतर, स्वच्छतम, गंभीर का गंभीरतर, गंभीरतम, मधुर का मधुरतर, मधुरतम, अच्छा का से अच्छा, सबसे अच्छा, गोरा का से गोरा, सबसे गोरा। से यानी तर उत्तरावस्था हो गया और सबसे यानी उत्तमावस्था हो गया। मोटा से मोटा, सबसे मोटा, काला से काला, सबसे काला, महान महानतर, महानतम, सुंदर सुंदरतर, सुंदरतम, समीप समीपतर, समीपतम, ऊंचा से ऊंचा, सबसे ऊंचा, या इसको आप अगर तत्सम में लिखेंगे तो लिखेंगे सर्वोच्च, उच्चतर, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, और सर्वोच्च होगा तो सर्वोच्च, सर्वोच्चतर, सर्वोच्चतम। इस तरह से यहाँ पे परिवर्तित होते हैं तीनों शब्द, तीनों अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो आप देखेंगे कि जब भी हम तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे तर और तम प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। अगर हम तद्भव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे से ज़्यादा, से ऊंचा, से बड़ा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, उससे ऊंचा, उससे छोटा, इस तरह के शब्द हम तद्भव शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो तत्सम शब्द हैं उनमें अधिकतर हम तम और तर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण शब्दों की रचना।
हिंदी में कुछ विशेषण शब्द मूल रूप से ही विशेषण शब्द हैं, परंतु कुछ विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया में उपसर्ग आदि जोड़कर बनाए जाते हैं। उपसर्ग या प्रत्यय दोनों जोड़े जाते हैं। संज्ञा शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में तथा क्रिया शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर हम विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं। जैसे बल है तो इसमें दुर्बल या महाबली, इस तरह की हम विशेषण का निर्माण कर सकते हैं। होश का बेहोश, ये विशेषण हो जाएगा। मास का यानी मासिन यानी महीना, मासिक। पक्ष का पाक्षिक, ये विशेषण शब्द बन जाते हैं। दिन का दैनिक, सप्ताह का साप्ताहिक, सेना का सैनिक, ग्राम का ग्रामीण, विज्ञान वैज्ञानिक, भारत का भारतीय, प्यास का प्यासा, चाचा का चचेरा। ये सैनिक मुझे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, सेना का सैनिक विशेषण शब्द है या नहीं, ये मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगी। ये मुझे सही नहीं लग रहा थोड़ा। प्यास का प्यासा, चाचा चचेरा, सुख का सुखद, रोग निरोग, रोगी भी विशेषण शब्द है एक तरह का। बल सबल, रंग रंगीन, नमक नमकीन, नव नवीन, पुराण पौराणिक, भूख भूखा, लूट लुटेरा, सुख सुखांत सुखी, प्यार प्यारा, हर्ष हर्षित, रस का रसीला। इस तरह से संज्ञा शब्दों का विशेषण शब्द बनता है। सर्वनाम शब्दों के भी विशेषण बनते हैं। जैसे कौन का कैसा विशेषण होगा, यह का ऐसा, जो का जैसा, मैं का मुझसा, ये सब सर्वनामिक विशेषण बनते हैं। हम का हमसा, वह का वैसा, तुम का तुमसा, आप का आपसा। क्रिया से विशेषण की रचना, क्रिया शब्दों से भी विशेषण की रचना होती है। जैसे कमाना, कमाऊ, चलना, चला चलताऊ या चलाऊ चालू, टिकना का टिकाऊ, दिखना का दिखाऊ, मरना का मरियल, लड़ना का लड़ाकू, बेचना का बिकाऊ, सड़ना का सड़ियल। ये क्रिया शब्दों से बनने वाले विशेषण शब्द हैं। भीतर का भीतरी, ऊपर का ऊपरी, आगे का अगला, पीछे का पिछला, सतह का सतही, बाहर का बाहरी, भीतरी। इस तरह से अव्यय शब्दों के भी विशेषण बनते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सार यानी समरी। हमने सीखा, जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण अवगुण, दशा स्थिति, रंग आकार, दिशा समय तथा स्थान का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की मात्रा अथवा परिमाण का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ये आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम का जो पोर्शन है उसका आखिरी चैप्टर है। ये इसका मैं अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करा दूंगी, उसके बाद मैं रिवीजन कराऊंगी आप लोग का, फिर आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि क्वार्टरली एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं तो उसमें यहीं तक विशेषण तक ही आपका पोर्शन है 10वें चैप्टर तक। तो इसको करने के बाद हम रिवीजन करेंगे। अभी एक वीडियो आपका इसके एक्सरसाइज का जाएगा, फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप लोग खुद भी रिवाइज करते रहिए सारे चैप्टर। आपका जो चैप्टर नंबर 4 है उपसर्ग और प्रत्यय, वहाँ तक आपका प्री क्वार्टरली में आ चुका है। अब आप प्रत्यय से अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे अध्याय 5 यानी चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 10 तक आपको रिवीजन करना है। तो अभी चैप्टर नंबर 10 का आपका एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट हुआ है। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आप उसको भी रिवीजन करेंगे। अभी आप फिलहाल पिछले जो चैप्टर हैं उनका आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के बाद फिर से मैं आपको रिवीजन 5वें चैप्टर से करना स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू, गुड डे।